मुझे उस बात की खबर नहीं और उन्होंने कुछ एहसान भी नहीं किया है। आज वो बैठे हुए तो मुसलमानों के वोटों से बैठे हुए, उन्होंने हम पे कुछ एहसान नहीं किया, न सिद्धरामैया ने एहसान किया। अब पहले दिमाग में लाइए कि 88% मुसलमानों ने वोट देकर इस पार्टी को लाए। हमारे माध्यम के जरिए तुम्हारे शहर वालों को ये बात हमने सामने रखी है, कितनी बार बोले एक ही बात को कि आप लोग बैठ करके आप एक होकर काम करें ना, बार बार वही रिपीट क्या करेंगे, कब से कर रहे हैं आप ये काम। यूट्यूब न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। ये पिछले 23 तारीख को बेंगलोर के अंदर जो है इरफान शेख साहब से मुलाकात हमारी हुई थी औकाफ बोर्ड के अंदर। जब बीजापुर जैसी शहर, गुलबर्गा जैसा शहर वलियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ की औकाफ की मिल्कियत के बारे में जो इन लोगों की फिक्र थी, इस फिक्र को हमने देखा। फिर इनसे वादा करा कि भी चलो हम बीजापुर आते हैं। मैं इरफान भाई से ये अर्ज कर, देखो साहब, सिर्फ हम औकाफ के बारे में अगर बोलते रहेंगे तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे। ये जो काम था ये पहले से होना था, वो नहीं हो चुका है। आज जब हमारे ऊपर पूरी तरह से हुकूमतें हावी हो चुकी हैं, चाहे वो रियासत की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फिक्र लायक हो चुकी है कि आगे क्या होने वाला है। अब हमारे लोगों में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जरा से कुछ भी दो बातें अगर हमारे मतलब फेवर के लिए होती तो बहुत बड़ा हल्ला हम लोग कर देते कि हमारी कामयाबी हो गई, जबकि वो हमारी कामयाबी नहीं है। हम लोगों को बहुत आगे चलना पड़ता है। अब रही ये जो औकाफ की मिल्कियत, सिर्फ औकाफ यहाँ तक लाने में या औकाफ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो हुकूमत की जिस तरह से नजर आई और ये हुकूमत की जो चालें थी, इसमें साथ देने वाले कौन है? सबसे पहले हमारी नजर उनके ऊपर जाना चाहिए। आज जो हुकूमत सेंट्रल के अंदर जा रही है, उसके अंदर दो हुकूमतें जो बिहार और आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सपोर्ट में जो हुकूमत चल रही है, तो उसकी बदौलत आज उन्होंने ये कानून को लेकर के आए तो उन्होंने भी खामोश है। और जो अपोजिट जितने भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं सियासी पार्टियां, उनके मुंह में भी कुछ जुबान नहीं है कि हमारे हक में कुछ बोले। तो ये सब एक सियासी चाल है कि मुसलमानों का विकार किस तरह खत्म किया जाए। वैसे तो अभी तक 80% उन्होंने हमारे विकार को खत्म कर चुके हैं। अभी तो ये मिल्कियत का बहाना था, इसे के ऊपर भी उनकी नजर है। ये हमने बार बार कह चुके हैं कि भाई आप सिर्फ मुसलमानों के ही पीछे क्यों पड़े हो, और मुसलमान के अलावा आपकी इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं कि एक क्रिश्चियनिज्म की एक ना आप चर्च, ना कॉलेज, ना अस्पताल, उनके ऊपर आप नजर उठाने की ताकत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्यों है? तो हमें हमारे ही अंदर की जो कमजोरियां हैं उसे देखना पड़ता है। हम जिन जिनको मुस्लिम लीडर बना के भेजते हैं, उनसे जो उम्मीद होती है वो उम्मीद हमारी कौम को नहीं मिलती। और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में बहुत सारी बातें होती हैं, और हमारे लीडरों के अलावा जो भी सियासी पार्टी हमें वर्गलाती है कि आप मुसलमान हमारा साथ दीजिए, हम कामयाब होने के बाद हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो भी उनसे भी हमें धोखा मिला गया अब तक, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो। और यहाँ बीजापुर में खासकर ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आप अपनी जो कमजोरियां हैं उसे पहचाने, किस किस जाविये से में नुकसान होता है, कौन सी सियासी पार्टी कौन सी नहीं है, हमें उससे मतलब ना रख करके हम अपने पैरों पे कैसा खड़े हो सकते हैं, इसके ऊपर नजर रखें, पार्टियों के ऊपर ना जाएं। आज सारे मुल्क के अंदर हमारे खानका, हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद, हमारे निशानों को तोड़ फोड़ के जलाया जा रहा है, मिटा रहे हैं। ये सीएम मुसलमानों के घरों को निशाना बना रहा है। जितनी सेक्युलर पार्टी है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। और सिर्फ मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है कि हमारे में क्या कमियां हैं? इस कमियों को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़कर के सोचना है। और ये जो हमारे इरफान भाई की जो फिक्र थी मिल्कियत के बारे में, ये इस वास्ते इनकी फिक्र है कि जो कुछ बचा हुआ है इसमें कब्रस्तान खत्म हो जाएंगे, मदारिस खत्म हो जाएंगे, खानखाएं खत्म हो जाएंगे, दरगाह खत्म हो जाएंगे। ये फिक्र लेकर के इनको जो औकाफ बोल रहे हैं। औकाफ की कमजोरी क्या हो गई? 1 साल हुआ ये इलेक्शन होकर के, कुछ अपने अंदर की अदावत रख करके
जो चेयरमैन बने जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को, उनको काम करने नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे कौम में। 1 साल हमारा गुजर गया, फना हो गया 5 साल के अंदर। 1 साल में जो काम होना था वो एक बराबर भी काम नहीं हुआ। वजह कि वो एक साहिब सज्जादा, एक पढ़े लिखे, वो दूसरों की जमीन के ऊपर नजर उनकी नहीं जाती और वो कौम ही का भला करना चाहते हैं। इस वास्ते इससे पहले जो भी मेंबरान थे या चेयरमैन थे और जो भी मिनिस्टर रहे इससे पहले भी, इन सबकी नजर जो है ये हमारी मिल्कियत के ऊपर थी। उन्होंने इस मिल्कियत को लूटा, मिल्कियत को लूटे। अब जितने भी वो लोग हैं, एक अच्छा इंसान आने के बाद उनके लिए परेशानी थी, इस वजह से इनको काम करने ना दिया गया। और इंशाल्लाह अभी पिछले 1 हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। भाई ये चेयरमैन की मुखालिफत में आप कहां तक जाओगे? किस वास्ते जा रहे हो आप और किसके बारे में जा रहे हो? ना उनको लिहाज ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की आल का रहा, ना एक हाफिज कुरान, ना एक एजुकेटेड का रहा। उनको तो सिर्फ इतना रहा कि हमने जो मिल्कियत लूटी है उसे हम कैसा बचाएं और जो बची है उसे कैसा लूटे, उनकी सब ये नजर रही है। अब रही कानून की बात, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर जगह उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन वो कहां तक कामयाब है इसके पीछे नजर रखना है। और हमें आगे और क्या कर सकते हैं इसके पीछे नजर रखना है। अब रही हमारे यहाँ लोकल हर जगह पे सियासी पार्टियां होती हैं, उन सियासी पार्टियों में हमारे नौजवान ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी से किसी ना किसी का ताल्लुक है। तो उनको बलाए ताक रख करके उनकी पार्टियों को कौम के बारे में सोचना चाहिए। कौम के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे इन बातों को लेके आ सकते हैं, ये उन हर नौजवान और जो सियासी पार्टी से जिसका रिश्ता है उनको सोचना चाहिए। पहले कौम, फिर उसके बाद दूसरी बात। वरना इतनी कैपेसिटी पैदा करें कि अपनी अपनी सियासी पार्टी को रास्ते पे ला करके उनको ललकारना सिखाएं कि भाई हमारे प्रॉब्लम है, इसे आप हल कीजिए तो हम आपके साथ हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ करके कौम के बारे में आ जाएं। और इसी बहाने में खानखा वालों से भी गुजारिश है कि जिस तरह हम हर जात, हर एक को हम यही सोचते हैं कि ये अल्लाह की मिल्कियत है, आप सब आ सकते हैं। खानखा जोड़ने की जगह है, उनको भी चाहिए कि इस बारे में मैदान में आ जाएं। खानखा वालों को चाहिए कि मैदान में आ जाएं। और जो मदारिस और मसाजिद चला रहे हैं उनकी कमेटियों को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो ये कमेटियों की भी जिम्मेदारी है, खानखाओं की भी जिम्मेदारी है, और जो लोकल जिसका भी रिश्ता जो सियासी पार्टी से उनका भी जिम्मा है, और जो कौम की खिदमत करने का जो जज्बा जो तंजीम है उनका भी इसके अंदर सोचना और आगे लेकर चलने की जिम्मेदारी है। ये कहते हुए मैं सदा इत्तेहाद कर्नाटक की तरफ से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप इस बात के ऊपर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आगे आकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। अभी आपने बताया कि अली बाबा को काम करने नहीं दिया जा रहा है, कौन काम करने नहीं दे रहा है? अभी जितने चुनकर के आए थे जो मेंबर बने हैं ये लोगों की रुकावट थी। अब इसके अंदर अब नाम लेने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। तो अनवर बादशाह जो साबिक चेयरमैन थे उनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशन थी। उससे पहले शाफी सादी, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे। अब उसके बाद 2 मरतबा चेयरमैन रहे खालिद, उनको वापस आने की क्या जरूरत थी? और रियाज अहमद बार एडवोकेट, उनको आने की क्या जरूरत थी? यही लोगों की जो मांडोली जो पहले से हो चुकी है वही लोग इसके अंदर है, उन्होंने ही अड़चने पैदा की थी इनके लिए। तो ये उनके लिए रुकावटें बनी थी, उनके लिए भी आवाज उठा चुके हैं। इंशाल्लाह उनकी तो यहाँ तक जो मामला था वो खत्म हो चुका है। अब आगे उम्मीद रख सकते हैं रियासत कर्नाटक से कि हम क्या काम ले सकते हैं। इसके साथ में हुकूमत को देखना चाहिए। रियासती हुकूमत जिस तरह मुसलमानों की वोट लेकर के आगे आई, वो हमसे 5 वादे के थे, 1 वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस वजह से हुकूमत की भी उसके भी बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम उनके बारे में आगे क्या कर सकेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरा 1 साल गुजर गया, काम करने के लिए नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इस वजह से जाना पड़ा है। कौन सा काम था? ये लोगों की जो अपोजिशन में जो थे ये लोग गए थे कि उनको मुतवल्ली के नाम से हटाना ही चाह रहे थे। उनकी इतनी हसद और इतनी जलन क्यों थी? भाई जो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की जो मिल्कियत थी, क्या ये बोर्ड वाले लाके दे सकते हैं? उनकी मुतवल्ली के ऊपर निशाना बनाने की इनको जरूरत कैसे आ गई?
कहने के लिए तो बातें और हैं, तो मैंने कहना चाहता हूँ। अभी शायद आपको बीजापुर का हाल ही में एक रिसेंट यहाँ पर एक मुद्दा बना हुआ है, तो एक ही कमेटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। आपकी नजर में होगा, आप शायद देखे भी होंगे, ये आलमगिरी जो विवाद चला हुआ है बीजापुर के अंदर, आलमगिरी कमेटी को लेकर, हॉल को लेकर, मस्जिद को लेकर, क्या आपको नहीं, इसके अंदर पूरी तब्दीली मालूम नहीं है, तफसील से मालूम नहीं है। वो एक छोटा मोटा मुद्दा है, उसे को तो उतना सीरियसली नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। तफसील से मालूम नहीं है, वो एक उसके छोटा बारे मोटा में मुद्दा नहीं है, बोल सकते। वो एक छोटा मोटा मुद्दा है, उस पर ज्यादा गहराई से बात करने की जरूरत नहीं है। एक ही कमेटी है, एक ही मस्जिद है, एक ही हॉल है, ऐसे बीजापुर में तो काफी सारे, उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तमाम रियासत और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बात की है, ना सिर्फ एक की है। शायद आपको इसका तजुर्बा नहीं है। ये है, मैं पता है, लेकिन इसे जो है ज्यादातर जो है इसे उछाला जा रहा है। तो वो यहाँ जो कर रहे हैं उनसे आप सवाल कीजिए कि मैं यहाँ पर उसे ला इल्म हूँ। तो देखिए साहब, आप वक़्फ़ के ताल्लुक से ही बात कर रहे थे, अभी मैं वक़्फ़ की बात ही कर रहा हूँ, हाँ, दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ साहब, ये लोकल इश्यू है, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, यहाँ के बारे में मैं खुद जानता नहीं हूँ। मैं तो पूरी रियासत और मुल्क की बात किया हूँ। अब पिछले दिनों जब हमारे जो मिनिस्टर हैं जमीर अहमद खान साहब यहाँ पर एक वक्फ अदालत किए थे, तो उस वक्त उन्होंने एक पीओ कॉलेज दी थी, जयपुर के लिए पीओ कॉलेज है। क्या आपको उस बात की खबर है? नहीं, मुझे उस बात की खबर नहीं, और उन्होंने कुछ एहसान भी नहीं किया है। आज वो बैठे हुए तो मुसलमानों के वोटों से बैठे हुए, उन्होंने हम पे कुछ एहसान नहीं किया, न सिद्धरामैया ने एहसान किया। अब पहले दिमाग में लाइए कि 88% मुसलमानों ने वोट देकर इस पार्टी को लाए हैं। तो अभी क्या ये सरकार को चैलेंज देना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? किसको? अवाम को संदेश दे रहे हैं क्या? सरकार को आप बता रहे हैं कि हम जागरूक हो चुके हैं, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात को। क्या बताना चाह रहे हैं हमारे माध्यम के जरिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। हम आए थे खुसरो हुसैनी बाबा के संदन में, तो गुलबर्गा से अचानक यहाँ आए, हमारे इरफान शेख साहब से अचानक जो इंतजाम किए हैं। तो मैसेज मैंने शहर बीजापुर और यहाँ के लोगों से ये दिया है कि आप पहले अपने आप और अपनी कौम की तरफ क्या भला क्या बुरा, इसके ऊपर नजर रखिए। तो कोई सियासी पार्टी हमारे लिए है नहीं, हम आगे जो मसाइल इनसे कैसे हल कर सके इसके बारे में नजर और सोचिए, ये कहा, ये मैसेज हमने दिया है। अभी अब बात आती है वक़्फ़, हर जगह केंद्र सरकार द्वारा भी वक़्फ़ किया गया है, जमीर अहमद खान भी वक़्फ़ अदालत करके पूरा जो है आग लग चुकी हो, लग के पूरा ये हो गया, 10 हो गया। वक़्फ़ ये वक़्फ़ है क्या, लोग जानना चाहते हैं। जब बात आती है वक़्फ़ की तो मुसलमान एक हो जाए, बात आती है वक़्फ़ की तो मुसलमान एक हो जाए। आम मुसलमानों को वक़्फ़ से क्या फायदा है? अच्छा फायदा हुआ है। हाँ, यही कमजोरी की वजह है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमारा फायदा उठा रही है। जो इससे पहले जो रहबरी कर रहे थे, या तुम्हारी सियासी पार्टी जो भी मुसलमान थे, उनको अगर ये इल्म होता कि आने वाले वक्त में इसकी हमें कैसे हिफाजत करें, अगर वो कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। इसके जिम्मेदार तुम्हारी सियासी पार्टी है। क्या एक मुतल्ली बनाने से क्या उसकी वक़्फ़ प्रॉपर्टी की जो है, जो उसकी रक्षा हो जाती है? वक़्फ़ प्रॉपर्टी मुतवली नहीं बना, मुतवली को एक जिम्मेदारी दी जाती है, बेचने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। औक़ाफ़ की मिल्कियत बेचता कोई? औक़ाफ़ के बारे में नहीं जानते ना। कितने लोग बेचे हैं? हाँ, तो उनको पकड़िए ना, आप लोकल हैं, जहाँ है उनको पकड़िए। बेचे हैं, उसके ऊपर केस हुए, फिर टर्मिनल हुआ, ये हुआ। तभी तो उनके ऊपर इल्जाम उठा रहे हैं कि इससे पहले जो औक़ाफ़ के अंदर जो कमेटियां थी, उनकी मक्कारी की वजह से आज ये नौबत आई है। तो आज आप क्या उन मुतवल्लिस को, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे माध्यम के जरिए? भाई, तुम्हारे माध्यम के जरिए तुम्हारे शहर वालों को ये बात हमने सामने रखी है। कितने बार बोलो एक ही बात को, कि आप लोग बैठ करके आप ये खोकर के काम करें ना। बार बार वही रिपीट क्या करेंगे? कब से कर रहे हैं आप ये काम? लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।